Well, first wishing you all a very happy morning. So my dear aspirants, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का डे 7 की क्लास में। अभी तक हम इस पर्टिकुलर सीरीज से 6 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं रेगुलर बेस पे वोकेब समाधान, ग्रामर ज्ञान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। बिल्कुल आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं वोकेब समाधान में बात करूंगा, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्यारे प्यारे से पॉइंट्स पे एक लिस्ट मिलने वाली है आपको। साथ ही साथ आपको ग्रामर ज्ञान में ग्रामर के कुछ प्यारे रूल्स मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज हम दो सेक्शन अप्रोच करने वाले हैं, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बिल्कुल दोनों पे आज हम बात करेंगे। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर मर्डर और डेथ। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ही डिस्कशन किया था, गवर्नमेंट और सिस्टम से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बात करने वाले हैं वो मर्डर या डेथ से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना? सो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सोलम प्रोसेसिंग स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल। जैसे कुछ लोग जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो कुछ लोग साथ में जो चलते हैं, जो डेड बॉडी है उसके साथ में जो लोग जा रहे हैं उसको लेके, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेज। कॉर्टेज मीन्स वैसे होता क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं कॉर्टेज को? जुलूस। क्या बोलते हैं? जुलूस। जो जुलूस निकाला जा रहा है। और बेसिकली ये किस लिए कॉर्टेज कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका? जब कोई एक्सपायर हो गया है उसके साथ जो कुछ लोग जा रहे हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं कॉर्टेज को। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, अगला पॉइंट है हमारे सामने, अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली अ लैमेंट फॉर द डेड बॉडी। मतलब शोक गीत। कोई एक्सपायर हो गया तो उसके लिए जो शोक गीत गाया जा रहा है दैट इज एलेजी। एलेजी मीन्स क्या होता है? शोक गीत। समझ में आ गया? ठीक है। अ फ्रीज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। जैसे समाधि लेख, एपिटाफ। इसको एपिटाफ मत पढ़ना, एपिटाफ, समाधि लेख। एपिटाफ मीन्स क्या होता है? समाधि लेख। ठीक है, जो समाधि पे इंस्क्रिप्शन किया जाता है किसी भी बंदे की, ये बंदा इस डेट में पैदा हुआ था, इस डेट में एक्सपायर हो, कुछ ऐसा नेम वगैरह, तो ये अपने आप में एपिटाफ हो गया। ठीक है, जो समाधि लेख है सामने वाले का। ठीक है, जो बंदा एक्सपायर हुआ। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर। एक बंदा जो अपने सन या डॉटर को मार देता है, ऐसे बंदे को, ऐसी उस एक्टिविटी को क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में? दैट इज व्हाट? फिलिसाइड। क्या हो सकता है? फिलिसाइड। देखिए, फिलिसाइड का मतलब क्या होता है, समझिएगा इस चीज को। फिलिसाइड मीन्स होता है पुत्र हत्या। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? पुत्र हत्या। हाँ, पुत्री हत्या के लिए भी फिलिसाइड ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिस्ट्रक्शन और अबॉर्शन ऑफ अ फेटस। मतलब फेटस जो आपका होता है, फेटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण हत्या मतलब कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले ही उसे मार देना। ठीक है ना? सो फैटिसाइड का मतलब क्या हो गया? भ्रूण हत्या। फैटिसाइड का मतलब क्या हो गया? भ्रूण हत्या। क्लियर हो गई बात? ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये वर्ड्स, याद रखिए। एसएससी इनको रिपीट करता है, बार बार पूछता है, तो इन वर्ड्स पे आपको अच्छे से फोकस रखना है। चलिए, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। मतलब अपने ही भाई या बहन को मार देना। ज्यादातर ये फैक्ट्रीसाइड वर्ड ब्रदर को मारने के लिए यूज होता है, और सोरोरीसाइड, अभी वो भी वर्ड आपको मिलेगा, सिस्टर को मारने के लिए यूज होता है। ठीक है ना? तो भ्रात हत्या, भाई की जो हत्या है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्रीसाइड। ठीक है ना? अगला अगर मैं वर्ड देखूं, किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसको रिलेट करें अगर हम, तो इसको जेनोसाइड मीन्स होता है नरसंहार। नरसंहार मतलब बहुत सारे लोगों को मार देना एकदम, दैट कुड बी। ठीक है, सो इसको हम जेनोसाइड से रिलेट कर सकते हैं। अगला वर्ड क्या है? किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर।
एक बंदा जो दूसरे बंदे को मार रहा है, तो ये नर हत्या हो गया, मतलब इंसान को मारना, तो ये क्या हो गया हमारा होमिसाइड, नर हत्या, बंदे की हत्या, ठीक है। अब किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट मतलब बच्चे को, शिशु, शिशु हत्या, ठीक है। इन्फेंटिसाइड मींस क्या होता है, शिशु हत्या, शिशु हत्या। आज हम हत्या ही हत्या पढ़ रहे हैं, मर्डर और डेथ से रिलेटेड ही वर्ड पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक चीज समझिएगा यहाँ पे, जब भी हम शिशु सही से लिख लेंगे, ठीक है। एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि अगर हम ग्रुप से चीजों को करते हैं, जैसे अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग अलग आपको दे दूं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हमें ग्रुप्स में मिल जाए, ग्रुप में मतलब हत्या से रिलेटेड, पहले हमने गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए, तो इससे क्या होता है कि एक लॉजिकली हम सेट कर पाते हैं चीजों को, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बंच में तैयार कर पाते हैं, और यही एक रीजन बनता है हमारी सक्सेस का, याद रखिए। तो यही तरीका भी है वोकेब को याद करने का, आप बंच में तैयार करो उसे, ठीक है, ग्रुपिंग करो वोकेब्स की। ओके, ब्यूरियल ऑफ अ कॉर्प्स इन अ ग्रेव और टॉम्ब, देखिए किसी भी जो शव है उसको दफनाना, दैट इज वन। अब इंटरमेंट, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है इंटरमेंट, देखिए बेसिकली इंटरमेंट का मतलब ही होता है दफन करना या दफनाना, मतलब शव को दफनाना, जो उसको हम बोलते हैं इंटरमेंट। क्लियर हो गई बात, शायद ये दफन करना या दफनाना वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। सो इंटरमेंट मीन्स क्या होता है, दफन करना, दफनाना, कुछ ऐसे। सो दफन, क्लियर, इंटरमेंट दफन या दफनाना, ठीक है। अगला वर्ड है किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी मां को जो बंदा मार देता है, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड, मात्र हत्या, मात्र हत्या, ओके। इस एक्ट को वन वर्ड में हम मैट्रिसाइड बोल सकते हैं। अगला है अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, ऐसी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, शवगृह, शवगृह मतलब मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी मतलब शवगृह, ठीक है, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिस्ट की ओर। और आगे क्या है हमारे सामने, अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, देखिए एक ऐसा न्यूज आर्टिकल जो जैसे शोक संदेश का एक पार्ट होता है ना न्यूज़पेपर में, शोक संदेश, ऑबिचुअरी, ठीक है। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा, तो ऑबिचुअरी मीन्स होता ही है शोक संदेश, शोक संदेश, ठीक है। ऑबिचुअरी मीन्स क्या होता है, शोक संदेश, ठीक है। तो आपका ये वर्ड जो है इसके लिए एक वर्ड ऑबिचुअरी हो जाएगा, ठीक है। किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर रिलेटिव्स, मतलब देखिए एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा यहाँ पे, अपने ही पेरेंट्स को मार देना या अपने नियर रिलेटिव्स जो सगे संबंधी हैं उनको मारना, इसके लिए एक वर्ड है पैरिसाइड। देखिए अगर मैं पैरिसाइड वर्ड को देखूं तो इसका मतलब होता है, देखिए देशद्रोही, ऐसा बंदा तो देशद्रोही है ना, जो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है या अपनी ही फैमिली के साथ कर रहा है, तो पैरिसाइड में देशद्रोही भी होता है, और जो परिवार का हत्यारा, ऐसे भी आप पैरिसाइड को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्लियर हुआ ये वर्ड पैरिसाइड, ओके। नेक्स्ट वन इज किलिंग ऑफ वंस फादर, बंदा जो अपने फादर को मार देता है, इस एक्टिविटी को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड वर्ड हो गया इसके लिए। अब पैट्रिसाइड मतलब क्या हो गया, पितृ हत्या, पितृ हत्या, दैट इज पैट्रिसाइड, ठीक है। अगला है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, देखिए एक बॉडी का जो जांच की जाती है, मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए, जो मौत हुई इसका रीजन जानने के लिए, तो दैट इज पोस्टमार्टम। अच्छा पोस्टमार्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम सबको पता है क्या होता है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पोस्टमार्टम,
सब परीक्षा या सब परीक्षण, दैट इज पोस्टमार्टम, ठीक है ना। एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, राज हत्या, रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स क्या होता है? राज हत्या, राज हत्या, ठीक है, जो किंग को ही मार दिया जाता है, दैट इज रेजिसाइड। अगला किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। देखिए सिस्टर को मारने के लिए मैंने बोला था ना, फैक्ट्रीसाइड जो है वो ब्रदर के लिए जनरली यूज होता है, सिस्टर के लिए एक और वर्ड है सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड मतलब क्या हो गया? बहन की हत्या करना, ठीक है, दैट इज सोरोरीसाइड। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट क्या है? एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ओन डेथ, मतलब जो इंटेंशनली खुद को मार देता है, इसको तो आप सुसाइड बोलते हैं, स्वयं को मार देना, दैट इज सुसाइड। अगला किलिंग ऑफ वंस वाइफ, एक बंदा जो अपनी वाइफ को मार देता है, उस पर्टिकुलर एक्ट को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? योक्सोरिसाइड। योक्सोरिसाइड, योक्सोरिसाइड मींस होता है पत्नी की हत्या, दैट इज योक्सोरिसाइड। क्लियर हुआ? सारे वर्ड्स क्लियर हुए? कॉपी और पेन लेके बैठा करो भाई, लिखते रहो। अभी ये वीडियो बाद में भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन लिखते भी रहो, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। चीजें तभी हमें अच्छे से आती हैं जब हमारा दिमाग भी चलता है और साथ में हम राइट भी कर रहे होते हैं चीजों को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, ओके, अगला पॉइंट हमारे सामने ग्रामर रूल्स से रिलेटेड है। कुछ ग्रामर रूल्स को जानेंगे, फिर कुछ प्यारे से क्वेश्चंस आज मैंने आपके लिए सेट किए हैं, तैयार रहेंगे उसके लिए। चल, सो अब पहला रूल हमारे सामने है, विद द कंजंक्शन इफ देन शुड नॉट बी यूज्ड। देखिए जब भी हम कंजंक्शन इफ की बात करते हैं ना, वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, इफ के बाद कभी देन नहीं आता। फिक्स हो गया, लॉक कर लिया इस चीज को माइंड में, क्लियर? ओके, तो अब यहां पे अगर हम देखें, इफ यू वर्क फॉर 8 hours a day, if you work for 8 hours a day, then you will get through the examination. Get through means होता है to get success, एग्जाम क्वालिफाई करना, कुछ ऐसे। तो अगर आप 8 घंटे दिन में पढ़ाई करते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, कुछ ऐसा। अब यहां पे अगर हम देखें, इफ के बाद आप कॉमा से अगले स्ट्रक्चर को जोड़ोगे, ना कि देन से जोड़ोगे, तो देन हट जाएगा यहां से। स्टेटमेंट क्या जाएगा? इफ यू वर्क फॉर 8 hours a day, you will get through the examination, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाने वाला है, ठीक है। तो अगर इफ का यूज हुआ है सेंटेंस में, तो आगे के स्ट्रक्चर को कभी भी देन से रिलेट नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट। जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? एज वेल एज, besides, along with। देखिए as well as का हमने यूज किया है, besides, along with, together with, in addition to, except, including, with। The verb agrees with the first subject in number। देखिए ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू। इस टाइप की फ्रेजेस से जब हम दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं या दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो वर्ब का यूज हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। सो ही एज वेल एज हिज students have gone there। अब यहां पे as well as का यूज हमने किया, यहां पे as well as का हमने यूज किया, तो सिंपल सी चीज है, स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन ही क्या है? सिंगुलर है। वर्ब का यूज ही के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब have की जगह पे आपको has का यूज करना है, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। स्टेटमेंट क्या जाएगा? he as well as his students has gone there, ना कि have gone there। क्लियर हुई बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, आफ्टर बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट, द प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि ये गलतियां हम करते ही हैं। बट के बाद, एक्सेप्ट के बाद, बिटवीन के बाद और लेट के बाद हमेशा हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं।
ना कि नॉमिनेटिव केस का। मतलब इनके बाद बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट, इनके बाद हिम मिलेगा, ही नहीं मिलेगा, हर मिलेगा, शी नहीं मिलेगा, अस मिलेगा, वी नहीं मिलेगा, देम मिलेगा, दे नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा ना कि नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एवरीवन लाफ्ड बट आई, बट आई की जगह पे बट मी का यूज करेंगे। स्टेटमेंट क्या जाएगा? एवरीवन लाफ्ड बट मी। क्या मतलब है इसका? मेरे अलावा सभी हंसे। मुझे समझ ही नहीं आया आखिर हंस क्यों रहे हैं ये लोग, ठीक है, तभी मैं नहीं हंसा। कुछ ऐसा ही होगा, हो सकता है, ठीक है। सो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही। नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही। एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय। अब यहां पे देखें, उसके सिवाय किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की, मतलब सिर्फ उसने ही मीटिंग अटेंड की और किसी से ने नहीं की। तो एक्सेप्ट के बाद भी आप ऑब्जेक्ट को रिलेट करने का काम करते हैं, मतलब हिम की जगह पे, ही की जगह पे हिम का यूज करेंगे, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम, ना कि एक्सेप्ट ही। क्लियर हो गई बात ये? तो इन वर्ड्स को दिमाग में रखना, याद रखना सभी। अगर बट आता है, एक्सेप्ट आता है, बिटवीन आता है या लेट आता है, जैसे लेट मी गो, कभी लेट आई गो सुना है? गलत हो जाएगा ना, सिंपल सी चीज है। तो यहां पे लेट आ गया, बट, एक्सेप्ट या बिटवीन, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ना कि नॉमिनेटिव केस का। क्लियर? यस और नो? चलिए चलते हैं कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस पे। एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो एरर डिटेक्शन पूछे गए, अब हम बात कर रहे हैं उस टाइप के एरर डिटेक्शंस के ऊपर। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, एंड द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गलतियों के पूरे चांसेस हैं सर। ये क्वेश्चंस मैंने स्पेशली इसीलिए सेट किए हैं कि आप गलतियां करें। सोच समझ के टिक करना आंसर। ओके। कुछ लोगों ने सोचा होगा सर, नॉट ओनली आया है तो आगे बट ऑल्सो आना चाहिए, तो मतलब क्या यहीं पे एरर है बी पार्ट में? गलती कर दी आपने अगर आपने बी पार्ट टिक किया तो। समझ में आया? देखो ध्यान से सेंटेंस को। नॉट ओनली हिज वाइफ बट एवन हिज मदर ऑल्सो फाइंड हिम सेल्फिश। अब देखिए, नॉट ओनली हिज वाइफ बट एवन हिज मदर ऑल्सो, देखिए बट ऑल्सो है, मदर को हमने बीच में रिलेट किया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। बट एवन हिज मदर ऑल्सो फाइंड हिम सेल्फिश। अब एक चीज समझिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा वर्ब का यूज उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है? हिज मदर। हिज मदर क्या है? सिंगुलर। और अगर हिज मदर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। फाइंड क्या है? प्लूरल है। जब इसमें एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा, ठीक है। तो फाइंड की जगह पे क्या यूज करेंगे? फाइंड्स का यूज करेंगे, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्लियर हुई मेरी बात? सो नॉट ओनली हिज वाइफ बट ऑल्सो हिज मदर ऑल्सो फाइंड्स हिम सेल्फिश, कुछ ऐसा। तो अगर आपने सी पार्ट टिक किया तो आपका सिक्सर लग चुका है, वरना वरना थोड़ा सा 100 ग्राम गलत कर दिया। तो देख के आंसर टिक करना। एग्जाम में, एसएससी एग्जाम की ये खासियत होती है, वो एरर सिंपल देता है लेकिन वो दिखाता कुछ और है और आंसर कुछ और होता है। बस उसी को बेस बना के ये क्वेश्चंस आज के फॉर्म किए गए, याद रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एरर कुछ और दिख रही है और है कुछ और, सोच समझ के टिक करना आंसर।
he shot himself dead with the pistol after bidding his wife goodbye. अपने वाइफ से गुड बाय बोलने के बाद उसने अपने आप को पिस्टल से शूट कर दिया। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे, ये जो पिस्टल है इसकी बात फर्स्ट टाइम हुई है या पहले से बात हो चुकी है पिस्टल की? ऑफ कोर्स पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पिस्टल को। उसने अपने आप को एक पिस्टल से मार दिया अपने वाइफ से गुड बाय बोलने के बाद, कुछ ऐसा यही तो कह रहा है ना। तो भाई पिस्टल को जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला, फर्स्ट टाइम पिस्टल की बात की, तो मैं पिस्टल के पहले द का यूज क्यों करूंगा? द तो डेफिनेट आर्टिकल है, जिस चीज की बात पहले हो चुकी होती उसके लिए आगे जब रेफरेंस लेते हैं तब द का यूज करते हैं। समझ में आई बात? जैसे आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय, द बॉय वॉज ब्लाइंड। आई सा अ बॉय, द बॉय वॉज ब्लाइंड। अब देखिए, आई सा अ बॉय मैंने एक लड़के को देखा, द बॉय वॉज ब्लाइंड। अब देखिए द मैंने कब लगाया? जब उस बॉय की बात पहले हो चुकी है। अब वो डेफिनेट कर रहे हैं तो द का यूज कर रहे हैं, तो विद द पिस्टल नहीं होना चाहिए, विद अ पिस्टल होना चाहिए। पिस्टल भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? समझ में आया? ढूंढ कुछ और रहे थे, निकल कुछ और आया, ऐसा कुछ? ओके, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बी पार्ट टिक किया तो आपका सिक्सर लग चुका है, वरना आपने गलत कर दिया। समझ में आया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर गलतियों के चांसेस हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इस सेंटेंस को। एग्जामिनर आपको क्या दिखाना चाहता है और आप क्या देख रहे हो? एग्जामिनर क्या दिखाना चाहता है? एग्जामिनर आपको यह दिखाना चाहता है कि द इंडियन टीम लिखा है यहां पे डिफीटेड द इंग्लिश, बस यहां पे एरर टिक कर दो आप, क्योंकि द इंग्लिश कैसे होगा? द इंग्लिश मतलब तो अंग्रेज लोग हो गया, यही तो दिखाना चाहता है। और 99% लोग बी पार्ट में एरर टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। अब द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश, द इंग्लिश टीम, सिंपल रेफरेंस तो मिल रहा है ना टीम का। द इंग्लिश मतलब क्या? अंग्रेजों को हराया, मतलब क्या? अंग्रेजों की टीम को हराया, कुछ ऐसा। तो यहां पे कोई जरूरत नहीं है, द इंग्लिश पूरी तरह से सही है, वो टीम की ही बात हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि टीम ही टीम से खेलेगी ना, टीम पूरी कंट्री से थोड़ा ना खेलने लगेगी। सिंपल सी चीज है। तो ये चीज अंडरस्टूड है कि द इंग्लिश टीम की बात हो रही है वहां पे, तो एरर यहां पे नहीं है। एरर कहां पे है? नाउन पढ़ा है सबने, इनिंग, इनिंग की यही स्पेलिंग होती है, इनिंग्स। इनिंग का कुछ सिंगुलर नहीं होता, इनिंग अपने आप में सिंगुलर है। इनिंग्स जो लिखा हुआ है ये अपने आप में सिंगुलर है, बाय एन इनिंग्स, ना कि इनिंग। समझ में आया कि हम एरर क्या पकड़ते हैं और आंसर क्या होता है? बस ऐसे फंसाता है एसएससी आपको। क्लियर हुआ? यस और नो? फटाफट बताएंगे। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। अगर गलत भी हो रहा है तो परेशान बिल्कुल मत होइए सर, गलतियां होती हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एसएससी आखिर क्वेश्चन कैसे फॉर्म करता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आज की क्लास का एम ही यही है कि आपको ये बताना कि आखिर क्वेश्चन बनते कैसे हैं एग्जाम्स के, कैसे क्वेश्चन फंसाते हैं, क्यों आखिर हम इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं फिर भी एग्जाम में गलतियां करके आते हैं। उसका यही कारण है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है, फिर आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। 100% स्कोर करेंगे आप, ठीक है? तो अगर गलती हो रही है तो समझ लो अब कुछ नया सीखा। जब भी गलत हो कोई क्वेश्चन तो समझ लो अब मैंने कुछ नया सीखना शुरू किया, ठीक है? और वही मेरी सक्सेस का रीजन भी बनेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, द प्रिंसिपल गिव हिम 400 रुपीज फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। अच्छा, एक चीज समझिएगा यहाँ पे, बॉयज फंड, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में एस ऑलरेडी होता है तो एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, साथ में एस का यूज नहीं करते। जब एस एंडिंग वर्ड हमें मिलता है, जैसे गर्ल्स कॉलेज, तो गर्ल्स में जो एस लगा हुआ है उसी में एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। जब एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला अभी गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स लिखा, एपोस्ट्रोफ लगाया, कॉलेज लिख दिया, ठीक है। मतलब आगे एस की जरूरत नहीं, जब एस ऑलरेडी लास्ट में है तो एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं अधिकार को दिखाने के लिए, एस का यूज नहीं करते, ठीक है। तो इस बेस पे जो बीमारी है वो किस पार्ट में है सर? ऑफ कोर्स सी पार्ट में ही हमारी बीमारी छुपी हुई है, ठीक है ना। सो द प्रिंसिपल गिव हिम 400 रुपीज फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, ठीक है। बॉय में ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल आंसर आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल जिन्होंने भी सी पार्ट टिक किया उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है, सिक्सर लग चुका है आपका। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस टाइप का एक लॉजिक पहले बताया मैंने कभी आपको, याद करिए, गलत नहीं करेंगे। She was poorer enough to buy the books she needed. अब देखिए यहां पे पुअरर एनफ, एनफ का यूज जब भी एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ आता है, जैसे जैसे ब्यूटीफुल एनफ, स्मार्ट एनफ, तो पुअर भी एक एडजेक्टिव है, इसके बाद ही एनफ आएगा। ये तो सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एनफ पुअर नहीं होगा, पुअर एनफ ही होगा। शी वॉज पुअर एनफ, लेकिन पुअरर भी नहीं हो सकता। इनफ के पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा, जो भी एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। मतलब सीडी और एसडी में नहीं हो सकता, सीडी मतलब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या जाने वाला है? बिल्कुल आपका आंसर जाएगा ए पार्ट, बिल्कुल ए पार्ट आंसर जाने वाला है। इस बार सबका सिक्सर लग चुका है, बिल्कुल। शी वॉज पुअर एनफ टू बाय द बुक्स शी नीडेड, मतलब जो बुक्स उसे चाहिए उसको खरीदने के लिए वो बहुत ही गरीब है, वो नहीं खरीद सकती, कुछ ऐसा, ठीक है। चलते हैं कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस की ओर। आर यू रेडी गाइस? चलिए कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स पे बात कर लेते हैं। सो 6 क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Jeans was not permitted in our college. Jeans was not permitted in our college. अब देखिए जींस की बात कर रहे हैं हम, तो जींस, ट्राउजर्स, ये वर्ड कहीं ना कहीं प्लूरलिटी को डिनोट करते हैं, और अगर ये प्लूरलिटी को डिनोट करते हैं मतलब ये प्लूरल होंगे। दूसरी चीज पास्ट की बात हो रही है तो शैल और विल का यूज करना गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जींस were not permitted in our college. Jeans were not permitted in our college. ठीक है। सो आपका जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? ए पार्ट। दूसरी चीज रिप्लेस कैसे कर सकते हो? अच्छा, जींस परमिट, जींस का परमिशन नहीं है हमारे कॉलेज में। अच्छा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव में है या पैसिव में? पैसिव में, मतलब परमिशन तो कोई और नहीं दे रहा होगा ना, सिंपल है। जींस थोड़ो ना अपने आप परमिट कर रही है या नहीं परमिट कर रही है, सिंपल सी चीज है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव में, और अगर पैसिव में है तो शैल और विल के साथ बी आना चाहिए, तभी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस बेस पे बी और सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ए पार्ट टिक कर रहे हैं ना सर, तो आपका आंसर पूरी तरह से
करेक्ट जा रहा है सर। इज दैट क्लियर? यस और नो? वेरी गुड, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, देखते देखते पकड़ सकते हो। अच्छा एक चीज समझिए यहाँ पे, द ओल्ड वुमेन हैज डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, यस्टरडे, अगो। अब लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी, ये सब भैया पास्ट की एडवर्ब है। पास्ट की क्या है? एडवर्ब है। और अगर ये पास्ट की एडवर्ब है तो सेंटेंस सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट होगा। सेंटेंस कैसा होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ये जो है वो तो कट गया, नो करेक्शन तो हो नहीं सकता, हैड डाइड हो नहीं सकता, डाइज का ऑप्शन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन तो बचा। माय डियर एस्पिरेंट समझ गए होंगे, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ठीक है। तो जिन्होंने भी सी पार्ट टिक कर दिया है उनके लिए थोड़ी सी क्लैपिंग हो जानी चाहिए इसी बात पे, ठीक है। बिल्कुल अपने लिए क्लैपिंग कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल 8 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको, 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, तो जैसे ही 8 हो जाएंगे आपको अपना स्कोर बता देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I was unhappy to hear the news of my brother failing in the एग्जाम, इन दी फाइनल एग्जाम्स। देखिए फेलिंग माय ब्रदर्स कुछ ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, माय ब्रदर फेलिंग इन दी फाइनल एग्जाम्स, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। हमें रिप्लेस सिर्फ इतने पार्ट को करना है। तो आप देख सकते हैं भाई, अनहैप्पी के पहले क्या एन की जरूरत है? आई वॉज एन अनहैप्पी, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये गलत हो गया। आई वॉज अनहैप्पी टू हियर, अब फॉर हियर, फ्रॉम हियर, ये तो होने का कोई चांस ही नहीं है। बाकी ऑप्शन तो कट ही जा रहे हैं। अनहैप्पी के पहले एन लगा दिया, वहां पे स्ट्रक्चर ही सुपरफ्लुअस हो गया। तो आई वॉज अनहैप्पी टू हियर, बिल्कुल ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ए पार्ट टिक करें, बिल्कुल सभी ए पार्ट टिक कर रहे हैं और सभी का सिक्सर लग चुका है। फटाफट स्कोर बता देंगे आपने कितना स्कोर किया अभी तक, ठीक है। सो ओके, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है, साथ ही साथ ये पर्टिकुलर होमवर्क आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपना देना है। जो भी होमवर्क देंगे वहां पे भी ये मेंशन करेंगे होमवर्क, ठीक है। सो इसी के साथ तो होमवर्क के आंसर्स, जो कल आपको होमवर्क मिला था उसके आंसर्स आपके सामने हैं। टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल अगर आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। रेगुलर क्विजेस को ज्वाइन करेंगे, सेशन के पीडीएफ्स एंड ऑल सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप आस्क कर सकते हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू महिंद्रास पोर्टल एंड एनीथिंग। आपको प्रॉब्लम है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, आप किसी पेड बैच से जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कुछ भी पूछ सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम है अगर आस्क करिए, मैं आपकी क्वेरी को पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, ठीक है। सो इसी के साथ सेशन हो चुका है सर समाप्त। अगर सेशन में मजा आया तो भाई एक लाइक तो बनता है ना, वो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी को इसे शेयर करना है और हर एसएससी एस्पिरेंट तक इस पर्टिकुलर सेशन को पहुंचाने की जिम्मेदारी सर आपकी है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में 10 AM पे। 10 बजे की क्लास है, 10 AM पे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और 9 PM पे आपको रेगुलर क्विज कराता हूं, उससे भी जुड़ेंगे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
ठीक है, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।